हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बाय संदीप महेश्वरी सर जी। तो यहाँ पे यार बेसिकली ये कंटेंट बनाने का एक ही चीज़ है और एक ही मकसद है इस कंटेंट को बनाने का, कि देखो कहीं ना कहीं हमें लर्निंग पे भी उतना ही फोकस रखना है जितना हम ट्रेडिंग में करते हैं और जितना हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब जो लर्निंग कंटेंट होता है उन लोगों को बहुत हेल्प करता है जो एक्चुअल में आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं। और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर कोई हमसे अच्छा है या फिर कोई हमसे अच्छा कोई एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। मेरी इसी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, लर्निंग प्लेलिस्ट, उसमें एक बार मैंने ध्रुव राठी की कोई वीडियो है जिसमें हमने बजट को एनालिसिस किया था। बजट इन द सेंस कि जस्ट लाइक उसमें अडानी के इशूज़ को भी देखा था। बहुत मतलब पहले भी एक वीडियो आ चुके थे, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो ये सब वीडियो बनाने का बस एक मकसद यही है कि हम मैक्स टू मैक्स उस कंटेंट को ग्रैप्स करें जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो और एक्यूरेसी के साथ हो, जहाँ पे एक्यूरेसी हमारी अच्छी हो चीज़ों को ग्रैप्स करने की। मैं चाहता तो इस वीडियो को पहले देखता, उसके बाद एक्सप्लेन करके इस कंटेंट को अपना बना सकता था, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि असल में जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, उसकी आप कितनी भी कॉपी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर मुझे इस वीडियो पे कोई कॉपीराइट आता है। वैसे मुझे संदीप सर के बारे में पता है, वो अपने खुद वीडियोस में बोलते हैं कि वो कभी कॉपीराइट नहीं देते, और इससे ये पता चलता है कि वो बंदा भी, उसका जो इंटेंशन है कितना क्लियर है। और संदीप सर के बारे में कौन नहीं जानता, मुझे लगता है उनके चैनल के आगे मेरा चैनल जस्ट लाइक एक नाखून बराबर भी नहीं है। बट स्टिल मैं उनको देखता हूँ, उनकी चीज़ों को समझता हूँ जो मैटर करती है मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस शायद इस वीडियो में जुड़े, वो भी शायद उनको देखती है और उनको भी पता है कि वो क्या वैल्यू रखते हैं। क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड का नॉन प्रॉफिटेबल सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो वो ऐसे ही नहीं है। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है जो कि मुझे लगता है हर किसी के पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, नाम है ऐसे जो मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे हैं। तो उस चीज़ को लेते हुए खैर इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संदीप महेश्वरी जी कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आप और मैं दोनों एक साथ देखें। मेरा ऑडियंस जो अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं पता कितने हैं, और मैं कभी भी उनको ऐसे कंसीडर नहीं करता ऐसा स्मॉल नंबर। मैं उनको ऐसे कंसीडर करता हूँ जो भी है प्रीशियस हैं, और जो आगे जुड़ेंगे वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ऐसी जो एजुकेशनल कंटेंट होता है, या तो मैं खुद अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लूँ तो डेफिनेटली बनाया करूँगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है एक्सप्लेन करने की, तो डेफिनेटली उस कंटेंट को हम ज़रूर साथ में वॉच करेंगे, ठीक है। तो बस हम देखेंगे इस वीडियो को और समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग आज इस वीडियो से बहुत सारी लर्निंग लेके जाएंगे और अपने लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मेक श्योर उसका आपको रिजल्ट भी मिले। और ये चीज़ याद रखना हमेशा, मेरे चैनल पे कोई भी अगर ऐसी वीडियोस आती है तो वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आएगी, अदरवाइज और कोई उसका इंटेंशन नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना कि वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कहीं ना कहीं होगी, तभी मैं उस चीज़ को टच करूंगा। अदरवाइज ऐसे किसी की भी वीडियोस में लेकर नहीं आऊँगा अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ होती है और सामने वाला उस चीज़ के ऊपर क्या क्या एक्शंस ले सकता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि कहाँ पे सेफ रहना है और कहाँ पे आपको लर्निंग मिल सकती है। दोनों चीज़ का क्राइटेरिया मैं मैच करूंगा, उसके बाद लेकर आऊँगा। पता चले कि कोई इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करे, क्योंकि ऐसे हेटर्स भी आएंगे मेरे आगे चल के, तो वो इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करे, तो ये चीज़ मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। जहां से हमें ज़्यादा लर्निंग मिलेंगी हम उसको प्रेफर करेंगे, जहां से हमें लर्निंग जैसे मिलेगी हम उस रास्ते की आगे बढ़ेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उस चीज़ को खुद अटेन करें या सामने वाले से सीखें, डजेंट मैटर, लर्निंग लर्निंग होती है। तो चलिए, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। ऑलरेडी वीडियो लंबी है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखना। अगर आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आपको कोई ओपिनियन हो या फिर आपके पास कोई अच्छी एडवाइस हो तो आप वो भी दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं, वैसी वीडियो बहुत लंबी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की तो दो ऑप्शंस हमको क्लियर कट समझ आते हैं, एक है जॉब, एक है बिजनेस। हम इसकी बात नहीं करें। तीसरा ऑप्शन एक और है जो यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि ये कर लो, ये करने से इतना पैसा कमा लोगे, उसको भी हटा दे। मतलब इस सेशन का टॉपिक
एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पूरा क्रेडिट पूरा संदीप सर के चैनल को जाता है और उनकी टीम को जाता है। और सबसे पहले एक बिग थैंक संदीप सर का, जिन्होंने ये वीडियो क्रिएट की, और इसलिए मैंने पे चीज पहले क्लैरिफाई कर दी। जिसको ओरिजिनल वीडियो देखनी है वो जाके भी देख सकता है। टॉपिक कर देते हैं, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है यार, नो डाउट। कितनों को लग रहा है कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूं? कितनों को लग रहा है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो वो बात लॉजिकल होगी, और मैं जो बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं? भाई लॉजिकल भी हो गया, मतलब इतना एक्सपीरियंस विश्वास भी है है। आप लोगों को मेरे ऊपर करेक्ट। कि यहां पर मैं किसी नए स्कैम को शुरू नहीं कर रहा हूं। मतलब ये नहीं है इस सेशन के एंड में मैं आपको कहूंगा कि निकालो 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए, और मैं आपको कहूंगा यहां पे पैसा लगा दो, मुझे दे दो, और वो पैसा इतना हो जाएगा। ऐसा कुछ तो आपको नहीं लग रहा ना कि यहां पर होने वाला है? पूरा ट्रस्ट है आप पे। पूरा ट्रस्ट है? कितनों को पूरा ट्रस्ट है मेरे ऊपर? बढ़िया। टॉपिक ये है कि हाउ टू मेक मनी, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटिल मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने लोगों को समझ आता है, कितने लोगों को समझ नहीं आता है? ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कितनों ने सुना है? आप सबने सुना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स हमको पता है, तो 8वां जो अजूबा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको इसकी नॉलेज है वो इतना अमीर हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और जिसको इसकी नॉलेज नहीं है वो इतना गरीब हो सकता है उसकी भी कोई हद नहीं। और 99% लोगों को अगर इसकी नॉलेज है भी तो ऊपर ऊपर लेवल पर। जिन्होंने हाथ अभी ऊपर भी किया था ना, उनको भी बहुत बेसिक सी नॉलेज, डीपली नहीं समझते। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं, तो मान लो अगर हम पहले स्क्वायर के ऊपर 1 चावल का दाना रखें, अगले स्क्वायर के ऊपर 2 चावल के दाने रखें, तीसरे पे 4 दाने रखें, चौथे पे 8 दाने रखें। अगर इस तरीके से हम करते जाएं तो एंड तक पहुंचते पहुंचते, यानी जब हम लास्ट स्क्वायर पे पहुंचेंगे तो कितने चावल के दाने होंगे? नियर अप्रोक्स 1 लाख सर। 1 लाख के आसपास? यस सर। एनीबडी एल्स? Sir, I think more than 10 lakh. 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे? Yes, sir. तो मतलब आपका जो दिमाग चल रहा है वो चल रहा है मैक्सिमम लाखों तक, और अगर किसी का दिमाग चलेगा तो वो चल जाएगा करोड़ों तक। क्या हो अगर मैं कहूं कि जब तक आप आखिरी उस पर पहुंचोगे, जो आखिरी बॉक्स है, तो वहां पर आपको चाहिएंगे 18 जीरो। कितने करोड़ होते हैं ये? बोल तक नहीं पा रहे हो, इतने चावल के दाने हो जाएंगे वहां। इससे क्या समझ आ रहा है कि कंपाउंडिंग इज एक्चुअली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको इसके बारे में नहीं पता था, या जिसको पता भी था, उसने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इतना बढ़ जाएगा। उसने सोचा होगा मैक्सिमम कुछ करोड़ हो जाएंगे, 50 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, 1000 करोड़ हो जाएंगे। ये तो उससे भी बहुत ज्यादा है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आप बहुत सिंपल, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड। आप में से कितनों के पास में क्रेडिट कार्ड है? तो क्रेडिट कार्ड पे आपको पता है कितना इंटरेस्ट लगता है, 1 साल का या 1 महीने का? सर अराउंड 36%। 36% पर एनम, यानी अराउंड 3% महीने का। यानी कि 10,000 रुपए आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को टाइम से नहीं दिया तो उस पर कितना रुपए लगेगा? 10,300। 300 रुपए सुनने में बड़ा लगता है तो बहुत छोटा लगता है। अरे 300 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती नहीं है कि इसको ईएमआई में ब्रेक कर दो, बट उसमें कितना एक्स्ट्रा लगेगा? सिर्फ 300 रुपए। तो आप कहोगे अच्छा 300 रुपए तो है। इसका मतलब क्या है? आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हो। और नहीं समझते हो तो अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि जो कंपाउंडिंग को नहीं समझता है वो इतना गरीब हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और जो समझता है वो इतना अमीर हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप अमीर होना तो चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप इसको नहीं समझते हो तो आपके जो सारे एक्शंस हैं वो आपको गरीबी की तरफ ले जाएंगे। आप कहोगे 3% ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? तो महीने का 3% मतलब साल का कितना हो गया? 36%। ऐसा आपको लग रहा है, सही बात है क्योंकि आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हो। यस। क्योंकि जो 3% आप नहीं भरोगे इस महीने, उसके अगले महीने उस 3% पे भी 3% लगेगा। तो साल के एंड में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 36% नहीं है, वो 50% से भी ऊपर है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? बैंक में अगर आप अपना पैसा रखते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6-7%। यहां कितना दे रहे हो? 50%। तो अमीर कैसे हो गए अंकल आंटी? बहुत सारे लोगों के पास में, जिनके पास में क्रेडिट कार्ड होता है, मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि अमाउंट कितना ड्यू है, वो देखते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना है। अच्छा मिनिमम इतना है, चलो ये पे करो, बाकी का क्या हुआ? उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी का तो बहुत बड़ा फायदा है और आपका बहुत बड़ा नुकसान। तो इस सेशन से पहली चीज जो आपको सीखनी है, जो मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं सीखोगे, वो ये है कि कभी भी जो आपको ईएमआई पे करनी है उसको डिले मत करो। क्योंकि अभी अगर आपने ये सोचा कि 10,000 के ऊपर 300 रुपए है, तो कल आप ऐसे ही सोचोगे कि 1 लाख के ऊपर 3,000 रुपए तो है। Yes. तो अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है तो ये आपको बचाएगा गरीब होने। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं
कि अमीर कैसे होते हैं इस फंडे को यूज करके। सबसे पहला स्टेप है, अगर आज आपकी एज है 20-22 साल, तो आपको क्या करना है, जो कर रहे हो वो ही करो, उसको अच्छे से करो, यानी कि पढ़ाई लिखाई। मान करके चलते हैं 25 साल की एज तक आते आते आपकी कहीं पर अच्छी जगह पर जॉब लग जाती है, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी करी है उस जॉब के लिए। ये हो गया जॉब सेगमेंट। दूसरा हो गया कि आपने 20 साल की एज से अपना कुछ करने की कोशिश करी, यानी कि बिजनेस, उसमें से 10 में से 9 फेल हो गए, लेकिन 25 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते एक बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन में आ गया है, जहां से आपको महीने का लाख रुपए आ रहा है। तो चाहे जॉब के रास्ते से चाहे बिजनेस के रास्ते से, मैं मान करके चलता हूं कि 25 साल की एज तक आपको महीने का लाख रुपए आ रहा है। बट क्या लाख रुपए महीना आपको बहुत अमीर बना देगा? क्या इस सच को देख पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर कितने लोग देख पा रहे हैं। भाई नहीं बना पाएगा यार, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यस 5 साल बाद जो आप लाख रुपए महीने का कमाओगे, उस टाइम उसकी वैल्यू आज के हिसाब से अंदाजा 50-60 हजार रुपए होगी। करेक्ट। तो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी सुनने में आपको लग रहा होगा लाख रुपए महीना, बट बहुत बड़ा नहीं। तो अगर आप इसको अचीव कर लेते हो, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। यानी क्या, 25 साल की एज में आपने लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया, यानी साल का कितना कमाया? 12 लाख रुपए। 5 साल में कितना कमाया? 60 लाख। 40 लाख आपका खर्चा हो गया, 20 लाख आपने बचाया, वो भी अगर बहुत सेंसिबली आपने अपने खर्चों को कंट्रोल किया तब। अगर बेवकूफों की तरह किया तो कुछ नहीं बचने वाला, उल्टा उस वक्त आप कर्जे में हो गए। लेकिन अगर तरीके से जिया, सेंसिबली जिया, बिना अपने आसपास में लोगों को देखे कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि इस गोल के साथ में कि मेरे पास में 30 साल की एज में 20 लाख की सेविंग होनी चाहिए, क्या ये रियलिस्टिक है, या आप कहते हो नहीं इतना भी नहीं हो सकता है? अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो पहले इसको पॉसिबल करो, फिर बारी आएगी कि हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर कोई आपको आकर के ये बोल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है और हम आपको करोड़पति बना देंगे, तो वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट से निकलेगा, उस आदमी के अकाउंट में जाएगा, और आपके जैसे और बहुत सारे बेवकूफ मिलेंगे जिनके सबके पैसे उसके पास में जाएंगे, तो आप बनो ना बनो वो पक्का बनेगा करोड़पति। तो ये मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता दी। 5 साल में कितना कमाया? 60 लाख। 20 लाख आपने बचाया, तो उस 20 लाख का आप क्या करने वाले हो 30 साल की एज? बहुत सारे लोग तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी करते हैं, यानी क्या, ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हो, इसका मतलब उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप ये बेवकूफी करने वाले हो या अभी कर रहे हो, तो सबसे पहले उस पैसे की एफडी करा लो, क्योंकि सेविंग में इंटरेस्ट है 3-4%, एफडी में है 7%। और आजकल तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है। अब जो न्यू एज बैंक्स हैं वहां पे ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, कि जैसे ही आपका बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाती है, ऑटोमेटिकली टूट जाती है, उस पे पेनल्टी भी नहीं लगती है। ऐसे भी बैंक्स हैं, तो रिसर्च करो ऐसे कौन से बैंक। इसका कितना बड़ा बेनिफिट होगा आपको, अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे वो चेस में आप कैलकुलेट नहीं कर पाए। 10-20 साल में अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, अगर सिर्फ यही करते हो जितना मैंने कहा है। तो भाई जो लो रिस्क टेकर हैं, जिनके पास पैसा है, तो एक्चुअल में वो ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एफडी की वैल्यू है आप लोगों को पता चल गई होगी। और बट ये भी एक प्रोसेस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एक ही प्रोसेस है, ये उन्होंने काफ़ी अच्छे से एफडी का भी एक्सप्लेन किया। और कहीं ना कहीं मेरे को भी एफडी वाला जो फंडा है अभी जाके क्लियर हुआ है बहुत अच्छे से। और कहीं ना कहीं मैं एफडी वाला फंडा खुद भी अप्लाई करूंगा, जब मैं फंड्स अर्न कर रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करूंगा, क्योंकि वो भी एक तरह का एक लॉन्ग टर्म इनकम है, मैं ये नहीं बोलूंगा शॉर्ट टर्म, इट्स अ लॉन्ग टर्म इनकम। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, जो लो रिस्क टेकर है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो ये इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और बस यही, लाइक कर देना अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को। तो क्या जो मैंने कहा था वो एक लेवल पे सच नहीं हो गया है? हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। अभी देखना एक एक स्टेप हम और आगे बढ़ते रहे। मतलब आपने क्या किया, 2 काम करे अभी तक। एक, कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया जिसका इंटरेस्ट बहुत हाई हो, एक आपने ये किया। दूसरा, पैसे को आइडल नहीं छोड़ा अपने सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में, उसकी एफडी करा ली। अगर सिर्फ ये 2 काम करे तो यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं सर, ये जो तरीका आपने बताया इसमें मैं समझ रहा हूं कि मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन मैं और कमाना चाहता हूं, तो अब गाइस जो पॉइंट आने वाला है ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, और यहीं से वीडियो की एक ऐसी शुरुआत होने वाली है जो एक्चुअल में हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए, ट्रेडिंग कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पॉइंट को उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, कि मैं चाहकर भी इस चीज को, चाहकर भी अगर 10 दिन भी प्रैक्टिस करूँ ना, तो मुझे नहीं लगता इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर
कि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ जैसे इन्होंने किया। तो अब वीडियो को और ज़्यादा ध्यान से देखना। अब तक वो जो चीज़ थी वो एक ऐसी चीज़ थी जो हमें पता था, बट हमारे फंडामेंटल उस चीज़ में और क्लियर हो गए। तो आई होप जो लो रिस्क टेकर है वो इस चीज़ को और अच्छे से अप्लाई करेंगे और अच्छे से चीज़ को फॉलो करेंगे। बट अब जो पॉइंट आने वाला है अब सबके लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्दी पॉइंट होगा रिलेटेड टू शेयर मार्केट, और उस चीज को आप ज्यादा ध्यान से सुनना और ज्यादा ध्यान से समझना। और जो आप प्रीवियसली आपको समझना है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और उसको अगर आपको समझ में आ गया तो वो अप्लाई कर सकते हो। बट अब वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है? उसका क्या तरीका है अब ध्यान से समझो। Yes, पैसा correct. कमाते कैसे, यानी वेल्थ कैसे क्रिएट हो। अपना एग्जांपल दूं, उससे आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हमारा जो बिजनेस है वो है स्टॉक फोटोग्राफी का। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, क्योंकि उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूं अपने मुझे पता है। बट शॉर्ट में बता देता हूं वहां पे हम क्या करते हैं। हम कुछ इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं या फोटोग्राफर से लेते हैं, फिर उसको आगे उसका लाइसेंस देते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को। तो जितनी भी आप एड्स देखते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें जो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो एड्स होती है जहां पर कुछ मॉडल्स होते हैं, मान लो कुछ फैमिलीज हैं, कपल्स हैं, वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो हमसे लेते हैं अगर वहां पर कोई इंडियन फेस है तो, क्योंकि इंडियन फेसेस की हमारी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कलेक्शन है। लेकिन आने वाले टाइम में इस बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अब क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे मिड जर्नी है, जहां पर के आप जाओ और कुछ प्रॉम्प्ट दो और वो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस बना करके दे देगा। तो अगर वो इमेजेस वहां से आपको फ्री में मिल जाएगी, ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाएगी, तो कोई हमसे इमेजेस क्यों खरीदेगा? सही बात है। देखो तीनों सिनारियोस पकड़ लेते हैं कि मेरे अपने बिजनेस में कितने रिटर्न आने वाली है गोइंग फॉरवर्ड अगले 5-10 साल में। या तो 0%, या अगर कुछ बहुत कमाल का हमने कर दिया जो हम कर रहे हैं तो 10%। और अगर हम इस थ्रेट को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, यानी जो एआई की वजह से हमारे बिजनेस पे थ्रेट है उसको हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, तो बिजनेस हो सकता है 10% से गिरने लग जाए हर साल का। तो मैंने कैलकुलेशंस करी कि अगर मेरे पास में इतना अमाउंट है, अगर उसको मैं अपने बिजनेस में लगाता हूं तो वहां पे इन द बेस्ट केस सिनेरियो रिटर्न आएगी 10%। तो क्या कहीं कोई और बिजनेस है जहां पर मैं पैसा लगाता हूं तो रिटर्न आएगी 25 से 30%? तो उस बिजनेस में पैसा लगाना बेटर है या अपने बिजनेस में पैसा लगाना बेटर? डज इट मेकिंग सम सेंस टू यू गाइस? अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो हो सकता है आप लोगों की जो सोच है उससे बहुत अलग है, लेकिन अगर समझोगे डीपली मेरी बात को तो समझ पाओगे मैं किस एंगल से क्या बोल रहा हूं। करेक्ट। हम जब भी स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हम सबके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं? जुआ है, सट्टा बाजार है, रिस्की है, जो पूरी तरह से झूठ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से देखते हैं। यस। किसी ने कहा ये शेयर ऊपर जाने वाला है, खरीद लिया, और ये तो नीचे चला गया, अब क्या करें? नहीं, अब जब वापस से उस भाव पे आएगा तब बेचेंगे। अब वो आधा रह गया, अब क्या करें? नहीं, अभी भी उसको तभी बेचेंगे जब वो वहां पे आएगा। अब वो 10 गुना कम हो गया, अब क्या करें? बैठे हैं और रो रहे हैं और अपने आसपास में लोगों को कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है, और अपने बच्चों को भी यही कह रहे हैं बिल्कुल दूर रहना है, कुछ नहीं पड़ा इस सब। ऐसा ही है। जबकि स्टॉक मार्केट ये नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म में दुनिया की कोई ताकत प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है अगर आप बिजनेस को समझते हो तो। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, जब मुझे क्लियरली नजर आ गया कि मेरे बिजनेस का एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, तो मैंने डाइवर्सिफाई किया। अब अगर आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो मैंने एक स्टॉक परचेज किया, बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो मैंने एक बिजनेस को परचेज कर लिया। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा। कितने देख? गाइज आप लोग भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट को लेकर व्यू है, ताकि क्या पता आपकी एक अंदर का जो एक वो बोलते हैं ना कि हर किसी का अपने थॉट प्रोसेस होता है, क्या पता आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा हो कि काफी लोग उससे भी सीख पाए। तो आप लोग कमेंट भी कर देना अगर कुछ आप लोग सीखे हो तो। देख पा रहे हैं मैंने क्या बोल दिया है? बाकियों को नहीं समझ आ रहा, मैं समझाता। आप स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हो? मैंने शेयर खरीद लिया, शेयर बेच दिया, शेयर का भाव ऊपर चला गया, शेयर का भाव नीचे चला गया। मैं ऐसे नहीं देखता। जो भी लोग एक्चुअल में समझते हैं स्टॉक मार्केट को वो ऐसे नहीं देखते, बल्कि स्टॉक मार्केट भी गलत वर्ड है। बिजनेस को जो समझते हैं वो ऐसे नहीं देखते। वो कैसे देखते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन सेंटिमेंट्स। करेक्ट। इन द शॉर्ट टर्म कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, मार्केट में ग्रीड है या फियर है, जिसको बोलते हैं बुल रन है या बियर मार्केट, उसके बेस पे स्टॉक के प्राइसेस डिसाइड होते हैं। एक बिजनेस की वैल्यू होती है 100 रुपए, उसका प्राइस होता है 20 रुपए, और एक बिजनेस की वैल्यू होती है 100 रुपए, उसका प्राइस होता है 1000 रुपए। मार्केट में ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। तो अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो प्राइस को देखोगे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उस बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू है उससे मुझे सस्ता मिल रहा है या उससे महंगा मिल रहा। बट रोज बैठ करके ये नहीं देखोगे आज ऊपर चला गया तो मैं खुश हो रहा हूं, नीचे चला गया तो दुखी हो रहा हूं। जैसे
एक्चुअल में ये पॉइंट जो है ना वैलिड हर जगह होता है। अगर आप डे ट्रेडिंग भी करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा लोगों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है, या फिर आप बोलते हो कि सबसे ज्यादा लॉस किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे इमोशन अटैच होते हैं। इसी वजह से आप लोग जल्दी विनिंग पोजीशन में जल्दी निकल जाते हो, लॉस मेकिंग पोजीशन में बैठे रहते हो। तो ये पॉइंट सब जगह अप्लाई होता है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग अग्री करते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ऐसे अगर आप अपना कोई बिजनेस भी करते हो तो उसको क्या सोच करके करते हो कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया, अरे ये बिजनेस तो बढ़िया है, अरे ये बिजनेस तो बुरा है, ऐसे करते हो? या बिजनेस में एक विजन होती है कि 1 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल Correct. बाद क्या होने वाला है, 10 Correct. साल बाद क्या होने वाला है? तो ये देखना आपको आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, विच इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसको पढ़ो, उससे क्या होगा, आपको बेसिक्स समझ आएंगे, स्टॉक मार्केट होता क्या है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, वो पढ़ो। अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी, क्योंकि आपको बिजनेस समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है कि बिजनेस क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक जरिया है, या तो एक नया बिजनेस करने का, या जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा एक और बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने का, जो मैंने किया। यानी आज से 6 महीने पहले मैंने क्या किया, पूरे स्टॉक मार्केट को देखा, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट, फिर उसमें से फाइनली ढूंढ करके मेरे 100 पैरामीटर्स, उसमें मैंने देखा कितनों पे टिक हो रहा। किसी बिजनेस में 50 पे टिक हो रहा है, 50 पे नहीं हो रहा है, किसी में सिर्फ 10 पे टिक हो रहा है। फाइनली एक ऐसा बिजनेस मिला जिसमें 100 में से 99 पे टिक हो गया। इससे बेटर अभी तक मुझे और कुछ नहीं मिला। तो उस बिजनेस में मैंने एक काफी अच्छा स्टेक ले लिया आज से 6 महीने। आज की डेट में मेरे 2 बिजनेस, एक मैं मालिक हूं इमेजेस बाजार का और एक मैं मालिक हूं एक बैंक। चलो यार, कंग्रेचुलेशन। अब जब मैंने ये बोला, आपने तालियां बजाई, इसका मतलब क्या है? आपको ये लग रहा है कि मैंने पूरा का पूरा बैंक खरीद लिया। हाँ भाई। अरे नहीं भैया, आई एम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दैट बैंक। ओनर कौन होता है और एम्प्लॉय कौन होता है? जो उस बैंक का मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज है, जो उस बैंक का सीईओ है वो एम्प्लॉय है उस बैंक, उसको सैलरी मिलती है। बट मालिक कौन है? शेयर होल्डर इज द ओनर। तो आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब वो बैंक, मेरी कैलकुलेशन कहती है ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड, इट विल गिव मी अ रिटर्न ऑफ अराउंड 30% कैगर इन द नेक्स्ट 10 ईयर। क्यों? क्योंकि मुझे उस बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, उसकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो मैंने पढ़ी है, उसकी अर्निंग्स कॉल सुनी है, उस बैंक में मैंने अकाउंट भी खुलवाया है ताकि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता लगे। मतलब इतना डिटेल में, इतना डीप में गया हूं मैं उस बैंक के कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सर एक काम करो ना सर, बैंक का नाम ही बता दो। बिल्कुल नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बताता हूं तो 2 वजह है ना बताने की। एक, लीगली ये बताना ठीक नहीं है फ्रॉम द रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यस। कि मैं ऐसे अगर आता हूं और आकर के आपको बताता हूं तो वो एक सेबी। तरह से सलाह हो गई। सेबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। या अभी भी नीचे लाइन चल रही है जस्ट एडवाइजरी की, तो वो इसलिए चलती है क्योंकि जब तक आपके पास सेबी का रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं है तब तक आप टिप्स कॉल्स वगैरह नहीं दे सकते। मैं खुद उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मे बी शायद सब अच्छा रहा तो हम थोड़े टाइम में सेबी रजिस्टर्ड भी होऊंगा मैं, और वो चीज़ भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है? तो आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस। तो मैं आपको नहीं बता रहा कि उसका नाम क्या है, खुद फिगर आउट करो। अगर मैंने आपको नाम बता भी दिया बैंक का, आपने खरीद भी लिया, तब भी आप डरे रहोगे। Yes. जैसे उस बैंक के शेयर का प्राइस है वो मानो 1 साल बाद आधा रह गया, तो वैसे तो आपके पास में मेरा फोन नंबर नहीं है, लेकिन अगर होगा तो फोन करोगे, सर ये क्या हो गया, सर मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट तो समझ आया नहीं है आपको, ना बिजनेस समझ आया है। नेवर ब्लाइंड ट्रस्ट एनीवन। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब यही है कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे, बस किसी के पीछे पीछे चल रहे, वहां पर हमेशा डर रहता। आंखें हैं आपके पास में तो देखो। ये वो पॉइंट है जो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलता रहता हूँ कि यार आजकल वैसे इतना पीएनएल का चक्कर पड़ रहा है, एक्सपोज वगैरह ये सब चीजें आ रही हैं। आप जितना ज्यादा अपना माइंड यूज करोगे चीजों को समझने में, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुली किसी भी चीज को डिप्लॉय कर सकते हो। ये मान लो, जान लो और अपने दिमाग में बैठा लो। किसी के अकाउंट का पीएनएल किसी के ही अकाउंट का है, आपके अकाउंट का नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास अभी भी ऐसी कॉल्स वगैरह आती हैं जो पीएनएल को देखकर ही मेरी अलगो को खरीदना चाहते हैं और पीएनएल को देखकर ही मेरे डिसीजन से आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि ये हमारा फंडामेंटल नहीं है। मैं बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करता हूँ इस चीज को, इसलिए हमारे चैनल पे कोई पीएनएल की गेम नहीं है, ना होगी आगे इन फ्यूचर में। हाँ, आगे जाके हमारा चैनल जब ग्रो करेगा, मैं पॉडकास्ट वगैरह पे जाऊंगा तो वहां पे मुझसे मेरा पीएनएल डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो वो तब की तब देखेंगे, तब की तब मैं उस चीज को वहां पे जरूर बताऊंगा। जैसे काफी सारे ट्रेडर हैं बहुत अच्छे अच्छे जो जेन्युइन है, वो अपना पीएनएल ऐसे नहीं बताते हैं, उनको वो अपना काम कर रहे हैं। तो बेसिकली
ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो अपना भी काम कर रहे हैं और आपको भी काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करके अपने साथ जुड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है तो वो वैसे ही वैलिड नहीं है। आपको कोई दिमाग लगाने के लिए अगर जोर मार रहा है ना कि भाई तू दिमाग लगा, तो वो ठीक है। जैसे कि रिडेम्पशन की रिपोर्ट्स है, मैं सबको डेली रिपोर्ट और रिपोर्ट भेज देता हूँ। लोग, काफी सारे लोग उसमें ऐसे हैं कि जस्ट लाइक वो डे टू डे के ट्रेड्स भी देख रहे हैं कि आज इस दिन इसने कितना लॉस किया, इस दिन इसने कितना प्रॉफिट किया, उसके हिसाब से वो अपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छा बनाते हैं। वही मैं कुछ भी बोल दूं, आप कुछ भी कर लो, तो वो चीज वैलिड नहीं है। तो इसी पॉइंट को मैं और भी जोर दे रहा हूँ, और संदीप महेश्वरी जी ने भी वो पॉइंट रखा, इनडायरेक्ट वे में ही सही बट रखा। तो इस पॉइंट को गाइस समझ लो, ये भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप अपना माइंड नहीं यूज करोगे तब तक आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, ये याद रखना। चीजों को देखो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। भले ही मार्केट का कोई ना आखिरी दिन है ना आपका आज कोई पहला दिन है, तो ये चीज दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और थोड़ा सा इन सब दिखुवे चक्कर में कम पड़ो, जितना हो सके अपनी लर्निंग पे फोकस करो और चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर आप चीजों को समझ रहे हो, चार्ट को समझ रहे हो, कैंडल्स को समझ रहे हो, उसके 7 अलगों को देख रहे हो और उसके 7 अलगों को समझ रहे हो, मेरे हिसाब से इससे एक वो कहते हैं ना फ्रूटफुल सिचुएशन कोई नहीं हो सकती है आपके लिए, और आपको प्रॉफिटेबल बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये चीज समझना। कान है सुनो, यस, दिमाग है समझो करेक्ट, कि जो मैंने कहा वो क्या है, और जरूरी नहीं है वही करना है जो मैंने किया। क्योंकि Exactly. आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया और किस प्राइस पॉइंट पे किया। जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया आज ऑलरेडी उससे 50% ऊपर है वो, तो क्या ये प्राइस पॉइंट ठीक है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए? हो सकता है हो सकता है ना हो, मैं क्यों बताऊं, खुद फिगर आउट करो। तो ये जो आपको क्रच चाहिए होता है ना आगे चलने के लिए, आई एम नॉट गिविंग यू अ क्रच, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू थिंक। यस, मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस इंडस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में आपको समझ आना चाहिए कि बिजनेस क्या है, क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है, अभी वो बिजनेस किस फेज में है। आपको पता होना चाहिए नेचुरल ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि वो बिजनेस अपने आप बढ़ रहा है। यानी एक बैंक के स्टैंड पॉइंट से अगर समझा जाए तो उस बैंक के डिपॉजिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सिग्नल है कि पब्लिक को ट्रस्ट है उस बैंक के ऊपर। इसलिए जो मैंने अपना सेकंड बिजनेस किया, ये भी कहना गलत होगा, किया, जिस सेकंड बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया वो बैंक में किया, क्योंकि इंडिया में जो आरबीआई है वो बहुत स्ट्रांग, करेक्ट, उसकी जो रेगुलेशंस है वो बहुत ही कमाल की है। और आपको एक बहुत मजेदार बात बता जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो। आपने जॉब करी, आपने 20 लाख रुपए कमाया, आपने क्या किया, उस 20 लाख की एफडी करा दी। आपने कहा ये सब जो आपकी बातें है ना मेरे को नहीं समझ आता, मैं तो एफडी करा रहा। 20 लाख आपका एफडी में पड़ा है, मान लो वो बैंक डूब गया, बंद हो गया, तो उस 20 लाख का क्या होगा जो आपने एफडी कराई है? ये बात पता है? कितनों को नहीं पता है हाथ ऊपर करो। मतलब आपका 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है, बाकी 15 लाख गया। तो जिसको आप और आपके पेरेंट्स बहुत सेफ समझते हो वो भी सेफ नहीं है, बल्कि मैं ज्यादा सेफ हूं, क्योंकि आप तो एफडी करा के भूले पड़े हो। तो आपको तो तब पता लगेगा जब न्यूज में आ जाएगा। मैं तो मालिक हूं ना उस बैंक का, तो मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूं, उसकी अर्निंग्स कॉल सुनता रहता हूं, उसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं उसको स्टडी करता रहता हूं। करेक्ट। तो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले मुझे पता लगेगा, उसके 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद आपको पता लगेगा। तो जैसे ही मुझे पता लगेगा उस दिन मुझे एक बटन दबाना है और वो सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उस बैंक अकाउंट में नहीं जो बैंक डूबने वाला है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में। करेक्ट। तो ये ज्यादा सेफ है, ये ज्यादा सिक्योर है। नॉलेज के बेस पे एक्ट करना, स्पेशली इफ दैट नॉलेज इज बैक्ड बाय फैक्ट्स, डेटा एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मच मोर सेफ एंड सिक्योर देन ब्लाइंडली चल। ये भी एक पॉइंट देखने वाला है, क्योंकि मेरे को कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे भी कॉल आते हैं कि वो लोग बैक टेस्ट पे बिलीव ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि सर ये बैक टेस्ट तो हम भी बना सकते हैं, हम तो बना लो ना यार। क्योंकि मेरे को इसके लिए भी आए हैं कुछ कॉल्स के जस्ट लाइक सर हम बैक टेस्ट पे नहीं, हम ये लाइव पे देखते हैं। तो मैंने उनको लाइव के भी स्क्रीनशॉट भेज दिए थे, कुछ लोगों को मैंने लाइव के स्क्रीनशॉट भेजे थे, और मैं ये भी चीज अवॉइड करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पल को पहले लाइव मार्केट में टेस्ट कर लो। देखो यार, अल्टीमेटली आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आप जिस दुनिया में रह रहे हो ना वहां पे डेटा की ही वैल्यू है। अगर आप डेटा पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना तो आप किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन है, आपका चंद्रयान 3 की जो बैक टेस्टिंग हुई है, मतलब उसकी जो टेस्टिंग हुई है अर्थ पे ही हुई है ना, कौन सा चांद पे हुई है। अब आप उस चीज को बोलोगे, अब मान लो चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं हुआ और आप वहां पे खड़े हुए हो और वो उसकी टेस्टिंग अर्थ पे चल रही है, क्या आप वहां पे भी ये चीज बोलोगे अरे यार ये तो अर्थ पे तो हो रही है, मून पे थोड़ा ना गया है, ये तो फेल हो जाएगा, चला गया ना मेरे भाई। तो बैक टेस्टिंग की भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती ना, फिर तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप पलगों से दूर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप पलगों से क्या, आप किसी भी चीज से दूर रहो।
क्योंकि अगर आप डेटा नहीं समझ सकते ना और डेटा की आपको वैल्यू नहीं पता तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, आप स्टॉक को पता भी नहीं लगा सकते। जैसे कि सर ने कहा कि आपको हर चीज के बारे में पता होनी चाहिए। सर ने भी डेटा ही पढ़ा, उन्होंने भी डेटा ही देखा, आपकी रिपोर्ट्स डेटा ही होती है, वो सारी चीजें डेटा की फॉर्म में ही है। अगर आप डेटा को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे ना स्टॉक मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए तो वैसे ही एक पहला चेक होता है ना स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, तो आप वो चेक को क्रॉस कर दो और आप सीधा मार्केट से एग्जिट हो जाओ। ये मेरी एडवाइस एक छोटी सी उन लोगों के लिए जो लोग एक गलत फहमी है, ठीक है, गलत फहमी है, तो आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना है कि जिस आप वर्ल्ड में रह रहे हो, एआई का जमाना है, डेटा का जमाना है, डेटा आपसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, डेटा आपसे ज्यादा अच्छे से बात करता है, ना कि लोग आपको पागल बना सकते हैं पर उनका डेटा नहीं। अल्टीमेटली जो आप पीएनएल एक्सपोज ये सब वीडियो देख रहे हो वो भी तो डेटा ही देख रहे हो ना, कौन सा लोगों की बातें सुन रहे हो, करेक्ट। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर डेटा को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते तो मार्केट से आप वैसे ही बाहर हो जाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना आप कहीं पे एक अपना क्या बोलते हैं एफडी कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं, आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। क्योंकि कोई अगर आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाएगा ना, जैसे कि संदीप सर ने वो चावल का एग्जांपल दिया, अगर वही एग्जांपल कोई नॉर्मल बंदा देगा ना तो एक्चुअल में लोग उस चीज का मजाक उड़ाएंगे। ये भी आज के टाइम में बहुत चल रहा है कि लोग मजाक भी बड़ी जल्दी उड़ाते हैं। तो आपको उस चीज को भी समझना है, सामने वाला अगर कोई कुछ कह रहा है तो कुछ सोच के ही कह रहा है। अगर उसकी पॉइंट लॉजिकल है तो आप भी उसमें अपना लॉजिक ऐड करो, देखो खुद भी लॉजिकल माइंड यूज करो। बट अगर आप यूज नहीं कर सकते और सामने वाले को पागल बोलोगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, अगर मैं आज 300 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे 10 साल बाद वो 300 करोड़ हो जाएंगे, तो भाई फिर आप चीजों को समझे ही नहीं। इसीलिए अगर आप चीजों को समझ भी नहीं रहे हो तो डेफिनेटली आप कभी ग्रो भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको ग्रो करना है, ग्रो करने का पहला ही रूल यही है कि चीजों को समझना, उसको अपने माइंड में इंटरप्रेट करना, एक डेटा को इनकलकेट करना, बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इनकलकेट करो, डेटा को अपने माइंड में डाइजेस्ट करो, एक सैचुरेशन पॉइंट लाओ कि यस अब मुझे चीजें समझ में आने लगी। उसके बाद जो डिसीजन निकलता है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक्यूरेट ही निकलेगा। ठीक है, सॉरी मैं बीच बीच में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूँ, बट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लर्निंग चीज है और चीजों को मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। हालांकि संदीप सर इसके लिए काफी है, बट स्टिल आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरी चीजों को देखते हुए आए हो, तो इसी में अपने वर्ड्स में बोलना चाहता था। चलिए देख, तो अगर मेरी ये बात आपको समझ आ रही है तो शॉर्ट टर्म में अब वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अपने घर में फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने घर का प्राइस रोज चेक करते हो सुबह उठ करके? सुबह जा करके मतलब ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से आने के बाद में क्या अपने घर के पास में जो डीलर है उसके पास में जाकर के बैठ जाते हो उसके ऑफिस में, भाई आज मेरे घर का क्या दाम है? भाई आज तो 50 लाख रुपए है। अरे कल तो यार 51 लाख रुपए था, आज 50 लाख हो गया। आज क्या भाव है भैया? आज 52 लाख है। अरे मजा आ गया। अरे भाई बेचना हो तो खुश हो या परेशान हो। यानी अगर मैं अपने एग्जांपल दूं तो ये जो बैंक एक ऐसा भी फेज था आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले जब वो बहुत नीचे चला गया, बहुत मतलब 10-15% टूट गया, तो मैं दुखी नहीं हुआ। यार ये चीज भी है, मैंने अभी जितनी भी बैंक्स है ना मैंने कोशिश की थी ट्रैक करने की, आज से 5-6 महीने में देखा था मैंने अकॉर्डिंग टू संदीप सर पॉइंट के 15% नीचे चला गया था और काइंड ऑफ चीजें तो मैं देख रहा था। तो इसमें मुझे, मैं अब खुद भी नाम नहीं लूंगा, आप लोग यार कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी बैंक की बात कर रहे हैं। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ और आप लोग भी इस चीज पे रिसर्च करना। अगर जिसको एक्यूरेटली पता चल जाए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, तो उस चीज को मैं भी चेक करूंगा। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें थोड़ा होमवर्क करो प्लीज। आज वो स्टॉक बहुत ऊपर है, तो अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी सुन करके, लेकिन उसकी वजह से मैं खुश नहीं हो रहा हूं। अब एक काम करते हैं, अब मेरे को छोड़ते हैं, आपकी बात कर। यानी 30 साल की उम्र में आपके पास में 20 लाख रुपए है, उसमें से 10 लाख रुपए आपने अपने पास में रखा जिससे कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए एकदम से तो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए इमीडिएट। बचा 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट करा। अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो ये टाइम अच्छा है बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सिस्टम को तो ग्रो करना ही पड़ेगा। ऑब्वियस है अगर यार, आप इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर आपका विश्वास है तो बैंकिंग सेक्टर तो ग्रो करेगा ही, बिना उसके जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर सकती। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, तो फॉर इंडिया टू ग्रो इन द नेक्स्ट 10 years 20 years बैंकिंग सिस्टम हैज टू ग्रो। तो ऐसे में अगर कोई न्यू एज बैंक को आप आइडेंटिफाई कर पाओ जो कि बिल्कुल परफेक्टली पोजीशनड है इसको आने वाले 5-10 साल में एनकैश करने के लिए, और आज या तो रीजनेबली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, जहां पर आपको पता है कि पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0%, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा हो। अगर 30% से आपका पैसा ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर तो ये 10 लाख कितना हो जाए? नियर अबाउट 14 टाइम, प्लस जो आप काम कर रहे हो वहां से आपने 10 साल में कितना कमाया?
लाख रुपए महीने के हिसाब से, 1 करोड़ 20 लाख, और यहाँ से कितना कमाया, 1 करोड़ 40 लाख, उसमें से 10 लाख हटा दो जो आपने इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ 30 लाख। इसके लिए आपने क्या किया? कुछ भी लेकिन नहीं। किसी ने तो कुछ किया होगा तभी तो पैसा आया। किसने किया? मैनेजमेंट। उस कंपनी के मैनेजमेंट ने किया। अब बैंक बैंक मत बोलो बार बार, कहीं आप सारे जाकर के बैंक में पैसा लगा दो और पैसा डूब जाए और मेरे पास में आओ, सर ये क्या कर दिया आपने सर। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने किया, उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको क्या मिला? सैलरी। बट आपको क्या मिला? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा सैलरी से ज्यादा होता है अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं? आप में से कितने हैं जिन्होंने बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी का नाम सुना वही है? बात तो है यार, बजाज फाइनेंस का तो सबको अभी उसका पता मार्केट प्राइस क्या है? एनी 7,000 आइडिया? कुछ, जो स्टॉक मार्केट को 7,000 ट्रैक करते हो। 7,000। नियर अबाउट 7,000। यस। आज से 10 साल पहले कितना था? यानी अभी ये 2023 चल रहा है तो 2013 में कितने का था वो? नियर अबाउट 100 रुपए। तो 10 साल में कितना हो गया? 70 टाइम। 20 साल पहले कितने का था? 7 रुपए का। तो 20 साल में कितना गुना हो गया? 1000 गुना। अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है, मैं इस सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ घुसते हैं कि हमको अगला बजाज फाइनेंस ढूंढना है जो आज 7 रुपए का हो और वो आने वाले 20 साल बाद 7,000 का हो जाए। इस चक्कर में उनका वो जो 7 रुपए है वो भी 70 पैसे रह जाता है 20 साल बाद। तो मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, यानी मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ हद तक वो बात कर रहा हूं जिस फेज में बजाज फाइनेंस आज से 10 साल पहले था। 20 साल पहले नहीं, क्योंकि वहां पर ये बता पाना कि 20 साल बाद ऐसा कुछ होने वाला है, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट 10 साल पहले अगर किसी में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी एनबीएफसी सेक्टर की, तो वो प्रेडिक्ट कर सकता था कि 10 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूं उस वक्त वहां पर एंटर करो जब रिस्क कम हो और रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। मैंने क्या कहा? आपका पैसा 10 साल में कितना गुना हो जाएगा अगर 30% की रिटर्न आई तो? 14 टाइम्स। और बजाज फाइनेंस कितना हुआ पिछले 10 साल में? 70 गुना। तो मैं 70 गुने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये 50% कैगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 25-30% की बात कर रहा हूं। और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया बिकॉज आई हैव फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कि वो कैसे काम करती है। प्लस मैंने जो दाव लगाया है वो आप लोगों की बेवकूफी के ऊपर लगाया है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि मेरी ये वीडियो अपलोड करने के बाद भी आप वही करोगे जो आप करते आए। यानी जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो मिनिमम अमाउंट ड्यू देखोगे और वही भरोगे, या फिर देखोगे अच्छा 300 रुपए तो है 10,000 पे, कोई नहीं क्या फर्क। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि मैं अपने ही बिजनेस को खत्म करने का रास्ता आप लोगों को दिखा रहा हूं जिसमें आपका फायदा है। क्योंकि बैंक का फायदा किसमें है? जब आप महंगे से महंगे इंटरेस्ट पे लोन लो ज्यादा से ज्यादा, तब बैंक कमाएगा, तब मैं कमाऊंगा, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट। मेरा फायदा इसमें है। लेकिन मैंने अपने नुकसान की बात कर दी है। मैंने जो आपको कहा अगर आपने एक्चुअल में वो कर दिया या सबने वो कर दिया तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है उसको उठा के आपने एफडी करा दिया। एफडी में आपको मिल गया 7%, ऊपर से आपने महंगे लोन लेना बंद कर दिए। प्लस बैंक के अपने खर्चे भी तो हैं, इंप्लॉइज हैं, सैलरीज हैं, ब्रांचेस हैं, उसका रेंट है। तो बैंक ने क्या कमाया? तो मैं लॉस में चला गया। लेकिन मुझे पता है ये सब जो मैंने कहा है आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। फिर आप कहोगे कह क्यों रहे हो? अरे ऐसे ही मेरी आदत है सच बोलने की। सही बात। इसी में तो मजा है। मेरी कैलकुलेशन क्या कह रही है कि इतनी कमाल की वीडियो जिसका नाम इतना कमाल का है कि हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, उस पर भी व्यूज बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं इन कंपैरिजन टू जो इंस्टाग्राम पे जो 2 कौड़ी की रील्स होती हैं। करेक्ट। उसके कंपैरिजन में इस पर कोई व्यूज नहीं होने वाला। आप शेयर करोगे फिर भी लोग नहीं देखने वाले। ये अगर शेयर करोगे ना व्हाट्सएप पे जाकर के कि अगर ये शेयर नहीं किया 10 लोगों को तो तुम्हारी मां मर जाएगी, तो वो पूरे इंडिया में फैल जाएगा। ये बात तो करेक्ट है यार। तो अब देखते हैं क्या होता है। 10 साल बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट 2 और आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी उसका कितना गुना हुआ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, और एक चीज तो पता चल गई बॉस कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म जैसे विचार रखने पड़ेंगे। जैसे मैं अपनी वीडियोस में काफी बार बोल भी चुका हूँ कि हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म के पैनल को या डे पैनल को इतना अटेंशन मत दे दो कि आप लॉन्ग टर्म का गेम ही ना देख पाओ। ठीक है। और मेरी जो बैच 1 बैच 2 अलगो है, जो भी मेरी अलगोज है जो मैंने बनाई है अभी, बैच 1 बैच 2 हो गया, ये सब स्पेशली ये मैं पहले भी अपने इन्वेस्टरों का जब कॉल आता है उनको यही बोलता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म विजन से देखो कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और आप उस चीज में आगे बढ़ रहे हो। और ऑलरेडी आपको पता है अब एआई का जमाना है। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे मुझे लगता है फिजिकल ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी, मैनुअल ट्रेडिंग। शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है तो मुझे लगता है सब लोग उसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। और हम जो मेरे इन्वेस्टर्स है जो मेरे साथ अलगो से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हम
फर्स्ट मूवर भी बन सकते हैं, क्योंकि हम इनिशियल डेज में पूरा हमने स्टार्ट कर दिया है और हम फर्स्ट मूवर की लिस्ट में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब समझने लगे। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो टेक्निकली बिल्कुल अवेयर नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक है कि कहीं ना वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और यार हमेशा याद रखना कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे कि संदीप सर ने कहा कि आपको वो बजाज फाइनेंस ढूंढना है उस फेज का जो आप लॉन्ग टर्म व्यू समझ पाओ। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं अभी के लिए, तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर, आपका आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है वो आगे जाके, और बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा बूम करने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा एआई बिल्डअप होगा, आईटी कंपनीज ग्रो करेंगी। तो आईटी और बैंकिंग में तो मुझे खुद बहुत पोटेंशियल लगता है। इवन दो अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि अपना पैसा सेफली आप कहाँ लगा सकते हो, तो देखो इंडेक्स फंड तो सभी को पता ही है, या तो आप वहां लगा दो, या तो आप आईटी सेक्टर और बैंकिंग इस पे जरूर बेट ले सकते हो। और बाकी मोदी जी की भी अभी एक रील वायरल हुई थी कि सरकारी कंपनीज, पीएसयू बैंक्स वगैरह, तो वहां पे भी आप बेट ले सकते हो। क्योंकि अगर कोई बंदा, देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी ऐसे अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज में कोई ना कोई दम तो होगा। भले ही उस पोटेंशियल को आज लोग देखे या ना देखे, बट मेक श्योर आगे जाके अगर उस पोटेंशियल को कोई पहचानता है और आज का कोई बजाज फाइनेंस वैसा स्टॉक ढूंढ लेता है, तो मुझे लगता है उसको भी खतरनाक रिटर्न मिलेंगे। और मैं खुद पर्सनली, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को हिंट मिल ही चुकी होगी कि मेरा खुद किस चीज और किस सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इंटरेस्ट है जो पे मैं करूंगा। और कहीं ना कहीं ये वीडियो भी एजुकेशनल पर्पस से है, और कहीं ना कहीं ये वीडियोस है एक थॉट प्रोसेस समझना आप लोगों का, मेरा और संदीप सर का, कि हम एक साथ अलाइन है या नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये किसी की भी वीडियो है, ये जिस इंसान की वीडियो है उसके बारे में सब जानते हैं, और उसकी सलाह, उसकी चीजें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो जिस तरीके से बात करते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा कारगर है। और भले ही उनके ऊपर देखो हेटर सभी के होते हैं, मेरे भी आगे जाके होंगे, तो उस चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि आपको हमेशा लेग पुलिंग करके नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी, बट असली इंसान वही होता है जो आगे बढ़ता रहे। क्या मेरे साथ भी आगे जाके होता है, अभी भी छोटा मोटा होता है, ऐसी बात नहीं है। सब किस हेटर हुआ ही नहीं है, ऐसा किसी का कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कभी हिस्ट्री में होगा भी नहीं। जिसके लवर्स हैं उसके हेटर भी होते हैं, और हेटर से ये पता चलता है कि लोग उसको कितना ट्रैक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने इस वीडियो को पूरा देखा और काफी अच्छी चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीखी होगी, और आप इस चीज को फॉलो करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं और इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते, तो हम भी एक इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे आगे जाके और देखेंगे। और यार जो संदीप सर ने बैंकिंग स्टॉक की बात की, किसी बैंक के एक स्टॉक की, तो आप लोग भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाता है। बाकी मैं भी करूंगा, और मैं भी, अब मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, देखूंगा मैं भी पोटेंशियल स्टॉक फाइंड आउट करने की, जो कि बजाज फाइनेंस जैसा ही हो, जैसे सर ने, बजाज फाइनेंस जैसा ना हो, बट इतना हो कि हमारा उस पे अगर हम बेट करें तो उस पे आगे जाके हमारा, और अगर इस पे कुछ मुझे ऐसा दिखा, पोटेंशियल दिखा, तो वो वीडियो जरूर आ जाएगी मेरे पास। बट अभी के लिए ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है, तो जस्ट ये एक मेरी थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एडवांस। तो चले अगली वीडियो में कोशिश करेंगे अगला लर्निंग पार्ट भी जल्दी लेकर आए, बट वो उसमें दम होगा तभी लेकर आएंगे, क्योंकि 4 5 10 वीडियो लाना कोई सेंस नहीं है। एक वीडियो आए अच्छी है बट क्वालिटी। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट।